Hello and welcome to today's class. I am Dr. Niti Rathor from Chem Pandit. हमारी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज इसी चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे किस तरह से एक फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं और एनसीईआरटी की बुक के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। पार्ट 2 में हम शुरुआत करेंगे एक एक्टिविटी से जिसमें हम कंप्रेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड्स कंप्रेस बिल्कुल नहीं होते हैं, लिक्विड थोड़ा बहुत होते हैं और गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेस होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इस एक्टिविटी में ये हमने क्या लिया है, ये हमने सिरिंज होती है सिरिंज लिया है और ये सिरिंज का प्लंगर है। क्या करेंगे हम, जो सिरिंज है इसको हम नीचे से पैक कर देंगे, है ना। एक में हम फिल करेंगे चॉक पाउडर, दूसरे में हम फिल करेंगे एक लिक्विड और तीसरे में मान लो कि इसमें एयर है, ठीक है। या सपोज कोई और गैस हमने इसमें ली हुई है, जस्ट सपोज, क्योंकि गैस ऐसे लेना इज नॉट इजी कि हमने उठाया प्लंगर और उसमें गैस भर ली। इट्स नॉट दैट इजी, बट सपोज कि वी हैव टेकन अ गैस। नाउ व्हाट वी विल ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे चॉक वाले पाउडर में हम इस प्लंगर को प्रेस करने की कोशिश करेंगे, नीचे दबाने की, और हम ये देखेंगे कि ये बिल्कुल भी प्रेस नहीं होगा, बिल्कुल भी प्रेस। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड कंप्रेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो वहां पर बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के और नजदीक जा सकें, इसीलिए कंप्रेशन नहीं होगा। सेकंड वाले पे आइए आप, सेकंड वाले पे हमने लिक्विड भरा हुआ है, अब सपोज हमने वाटर लिया है, उसका जब हम प्लंगर को प्रेस वो करेंगे तो वो थोड़ा सा नीचे जाएगा, बहुत थोड़ा सा, ठीक, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच थोड़ी सी स्पेस होती है तो वो थोड़ा सा कंप्रेस हो सकते हैं, यानी पार्टिकल्स के पास इतना स्कोप है कि वो थोड़े क्लोज और आ सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड में हम देखेंगे, थर्ड में जिसमें हमने गैस लिया है उसमें हम बहुत नीचे तक प्लंगर को मूव कर सकते हैं, ये हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गैसेस में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें बहुत ज्यादा स्पेसेस होती हैं, ये बहुत दूर दूर रहते हैं, इसलिए जब इन्हें हम कंप्रेस करते हैं तो ये सारे मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत स्कोप होता है और इसीलिए गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। और हमने इसके लिए एलपीजी का एग्जाम्पल भी लिया था लास्ट पार्ट में, राइट। जैसा कि हम जानते हैं गैसेस में पार्टिकल्स क्या रहते हैं, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम, नेग्लिजिबल या नहीं के समान होता है, ठीक। तो इसीलिए पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली इधर उधर मूव करते हैं और बहुत तेजी से यहाँ वहां जो है वो मूव करते रहते हैं, और इसीलिए वो कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं, जिस कंटेनर में वो फिल है, और आपस में भी एक दूसरे से टकराते हैं, है ना। टकराने को बोलते हैं कोलाइड करना या कोलिजन होना, ठीक है। तो गैसेस के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कंटेनर के वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं, ठीक। अब इन कोलिजन से क्या होता है, इन कोलिजन से पार्टिकल्स जो हैं वो कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जब वो जोर जोर से आके टकराते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। यही फोर्स अगर हम पर यूनिट एरिया देखें, है ना, पर यूनिट एरिया में पार्टिकल्स ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया है कंटेनर की वॉल्स पर, फिर हम उस गैस का प्रेशर कहेंगे। क्यों कहेंगे उस गैस का प्रेशर? क्योंकि उस गैस के पार्टिकल्स के लगातार मूव करने की वजह से और कोलाइड करने की वजह से ये फोर्स डेवलप हुआ है ना। तो ये जो डेवलप हुआ पूरा इसको हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। यही एक क्वेश्चन ऐसा हम पूछ सकते हैं कि क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? ऑफकोर्स हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। क्या मैटर अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर सकता है, यानी क्या सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में
क्या गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं? आंसर है यस, ऐसा हो सकता है। इनको इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? दो तरह से, एक टेम्परेचर चेंज करके और दूसरा प्रेशर चेंज करके। यानी टेम्परेचर या प्रेशर दोनों में से किसी भी एक चीज को चेंज करके फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये देखिए, ये एक फिगर बना है, मैं देखो आप इस वाले फिगर में, ये आप देख रहे हैं ऊपर है सॉलिड यानी कि आइस है, फिर जो नीचे है ये आपका यहाँ पे लिक्विड है, इधर गैस है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब ये जो सॉलिड है, जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, और उसी तरह से लिक्विड अगर वापस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक, यानी सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। सिमिलरली यहाँ देखिए राइट हैंड साइड पे सॉलिड जो है कन्वर्ट हो सकता है इनटू गैसियस फॉर्म और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। अब ऐसे कैसे हुआ? सॉलिड डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में, यस, ये एक प्रोसेस होती है जब सॉलिड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए बिना ही गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है और इसको सब्लिमेशन कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल हमने देखा है घरों में और वो है कैम्फर। जब हम पूजा करते वक्त कैम्फर जलाते हैं तो क्या होता है? कैम्फर सॉलिड होता है और जैसे ही हम उसे बर्न करते हैं, लीट करते हैं, वो तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता है। ठीक, तो इस स्पेशल प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और इसका उल्टा, यानी जब गैस कन्वर्ट होता है डायरेक्ट सॉलिड में बिना लिक्विड में जाए तो इसे कहते हैं डिपोजिशन या डिपोजिशन। ठीक, इसी तरीके से नीचे देखिए, लिक्विड जब कन्वर्ट होता है इनटू गैस इट इज नोन एज इवेपोरेशन। लिक्विड का अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाने को इवेपोरेशन कहते हैं। और इसका उल्टा, यानी गैस जब वापस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये छहों प्रोसेस के नाम आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। ठीक है, जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हमने देखा कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज करके। सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है सॉलिड्स पर। सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड्स की। तो ये देखिए, ये फिगर दिख रहा है हमें, है ना? इस वाले फिगर में आपको क्या देख रहे हैं? एक स्टैंड है, फिर यहाँ एक बर्नर है, बर्नर के ऊपर बीकर है, बीकर में आइस है, इसमें एक थर्मामीटर लगा है और एक ग्लास स्टरर है। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? बर्नर से हीट दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ये जो आइस है इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक, यानी हम सॉलिड फॉर्म को टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इससे क्या होगा? हम जानते हैं कि जो सॉलिड है यानी जो आइस है, इसके पार्टिकल्स इतने क्लोज हैं, इतने टाइटली पैक्ड हैं कि इनके बीच बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो क्या करेंगे होगा? जैसे ही आप उसको हीट देंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, है ना? जो कि हमेशा ही होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन क्योंकि पार्टिकल्स के पास जगह नहीं है मूव करने के लिए, तो वो कैसे इधर उधर मूव करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, अपनी ही जगह पर उछलने लग जाएंगे, वाइब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास आसपास कहीं और जाने की जगह नहीं है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप हीट करते जाएंगे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे ये सब क्या हो जाएंगे? इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी और बढ़ेगी और अब ये थोड़ा तेजी से जो है मूव करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा तो ये थोड़े से दूर दूर आ जाएंगे और ये धीरे धीरे करके ये फ्रीली फ्लो करने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसा कब होगा? 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन आने के बाद हम देखेंगे कि आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो जैसे कि हमने देखा कि जब पार्टिकल्स दूर दूर गए, उनके बीच में स्पेस ज्यादा आई और हिलने डुलने की जगह बन गई, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। इस स्टेट को लिक्विड कहते हैं ना, जहाँ पर पार्टिकल्स के बीच थोड़ी स्पेस होती है और वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, उसे लिक्विड कहते हैं। तो जैसे ही ये कंडीशन अचीव हुई, जैसे ही हीट एनर्जी ने
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया, वैसे ही वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से सॉलिड जो है वो टेम्परेचर देने पर, टेम्परेचर राइज करने पर किस तरह से धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा और वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ये वो टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड मेल्ट होकर होता है और कन्वर्ट हो जाता है अपने लिक्विड में, जो हमने अभी अभी प्रोसेस देखा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड। यहाँ पर हमने आइस का मेल्टिंग पॉइंट देखा, तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हमने अभी देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस है या फिर 273.16 केल्विन है, अगर इसे हम केल्विन स्केल पर देखें तो ये आपको एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी है, और वो ये है कि हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये मेल्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर हम बाहर से हीट देते जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तक बीकर में जो सोल्यूशन है, जो वाटर है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जबकि हम कंटिन्यूअसली बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, ऐसा है। तो पॉइंट ये है कि जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो कहाँ गई, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, तो वो एनर्जी कहाँ गई? तो इसका आंसर ये है कि जब हम इसको हीट दे रहे हैं, तो उसमें जितने भी आइस के पार्टिकल्स, जितने भी आइस के पीसेस हैं बीकर में, जब सारे के सारे आइस कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे इनटू वाटर, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि जो भी हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, वो हीट एनर्जी ये यूज कर रहा है, बर्फ आइस यूज कर रहा है उससे उसके पार्टिकल्स को दूर करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने में और मेल्ट होने में। ठीक, तो जितनी भी हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो मेल्टिंग प्रोसेस में यूज अप हो जा रही है, इसीलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा पूरा बर्फ जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जैसे ही पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद ही टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि हीट एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो यूज हो रही है आइस को मेल्ट करने में इन वाटर। इसीलिए जब तक कि पूरा आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस अभी अभी हमने डिस्कस की ऑफ मेल्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। ये तो हम जानते ही हैं कि इसको मेल्टिंग कहते हैं, लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसे फ्यूजन भी कहते हैं। तो व्हाट इज फ्यूजन? इट इज प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। यहाँ पर हमें डिस्कस करना पड़ेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, और वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब ये क्या है? हमने अभी भी क्या देखा? फ्यूजन क्या है? मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो अमाउंट हीट एनर्जी जो चाहिए पड़ती है 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सॉलिड मटेरियल। ठीक, आइस का केस हमने अभी डिस्कस किया, तो फॉर आइस लेटेंट ऑफ फ्यूजन हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो इतनी है 3.347 into 10⁵ जूल्स पर केजी। इसका मतलब ये है कि इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी 1 केजी आइस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, और मेल्टिंग पॉइंट हम जानते हैं कि वो है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। अच्छा, हमने सॉलिड का कन्वर्जन टू लिक्विड तो देख लिया, लेकिन अगर हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? अगर हम इसी प्रोसेस में अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर को लोअर कर दें, है ना, अभी हमने टेम्परेचर बढ़ाया था, तो अगर हम इसका टेम्परेचर कम कर दें, कम करते जाएं, क्या होगा? तो रिवर्स प्रोसेस होगी। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस यानी पहले हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, अब अगर लिक्विड का टेम्परेचर हम करेंगे तो लिक्विड वापस सॉलिड में, यानी कि वाटर वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये?
नहीं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और वो धीरे धीरे मूव करने लगेंगे। ठीक है, फिर हम टेम्परेचर और कम करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर और कम करने से काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी, है ना, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज खींचेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, और खींच के क्या होगा, ये सब पास पास आके फिर से अरेंज हो जाएंगे और सब्सटेंस फ्रीज हो जाएगा, यानी कि सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे धीरे धीरे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था, है ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होते गए थे, बिल्कुल उसकी उल्टी प्रोसेस होती है टेम्परेचर कम करने पे, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे पार्टिकल्स एक दूसरे को अपने आसपास खींचेंगे और एकदम क्लोज आके अरेंज हो जाएंगे। ठीक, और मूव करना बंद कर देंगे और एकदम आपस में आके स्टिक हो जाएंगे और हम कहेंगे कि सब्सटेंस फ्रीज हो गया, लिक्विड जो है वो चेंज हो गया इनटू सॉलिड। वो टेम्परेचर जिस पर ये लिक्विड फ्रीज हुआ सॉलिड बनने के लिए एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, और ये जो प्रोसेस है लिक्विड की कन्वर्जन की इनटू सॉलिड, है ना, इसको सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ सॉलिड, इसको फ्रीजिंग भी कहते हैं और इसको सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, दोनों हमें याद रखने हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 273 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, इस पर आइस भी एग्जिस्ट करेगा और वाटर भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, वहीं ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे साथ में। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है जब हम बात कूलिंग की करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पार्टिकल्स हैं दे हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स जो आइस में है। सेम टेम्परेचर पर आइस में जो पार्टिकल्स हैं इनके पास एनर्जी कम है और वाटर के पास एनर्जी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि आइस ने, जो हमने आइस का क्या पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस की थी उतनी बहुत ज्यादा थी, हमें दिखा है, उतनी एनर्जी वो लेकर और क्या करेगा, मेल्ट होगा और उतनी एनर्जी को लिबरेट करके क्या करेगा, उतनी एनर्जी को लिबरेट करके जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होगा, है ना। तो जब बात कूलिंग की आती है तो हमेशा ध्यान रखिए कि आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस के पास एनर्जी कम है। ठीक, क्योंकि इसने वो एनर्जी लिबरेट कर दी है। तो इसलिए जब कूलिंग की बात आती है तो हम हमेशा आइस यूज करेंगे बजाय आइस कोल्ड वाटर के। अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लिक्विड्स की। ये अभी हमने देखा कि सॉलिड को जब हम टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है और वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि लिक्विड्स में तो अगर हम टेम्परेचर देते हैं या मतलब कि इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करते जाते हैं, अगर हम आइस जो वाटर में कन्वर्ट हुआ था उसको और टेम्परेचर देते जाते हैं धीरे धीरे, तो क्या होगा, तो हम ये देखेंगे कि लिक्विड के पार्टिकल्स जिनके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी थी वो और बढ़ जाएगी। जितनी हम हीट देते जाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा और ये बहुत तेजी से इधर उधर मूव करने लग जाएंगे फ्रीली। और ऐसा धीरे 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 हम देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम पार्टिकल्स जो है वो पूरी तरीके से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में है कंप्लीटली ओवरकम हो जाएगा और जब ऐसा होगा तो लिक्विड बॉईल करना शुरू कर देगा और अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बात करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड बॉईल करना शुरू कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस है और ये हम पहले से भी जानते हैं। अब यहाँ पर बात आएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, जैसे हमने पहले पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बात आएगी
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। क्या होता है ये? इसको डिफाइन करते हैं एज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो 1 किलो लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जितनी हीट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसे गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उस हीट एनर्जी को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर के केस में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इतनी है 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। देखा आपने कितनी ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए पड़ेगी। यहाँ पर फिर हम वही बात डिस्कस करेंगे जैसे हमने सॉलिड के केस में किया था। जब पानी को आप टेम्परेचर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, जब वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा उसके बाद भी हम उसे हीट देते रहेंगे। ठीक, देते रहेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर ऑफ वाटर राइज नहीं करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी हीट एनर्जी हम दे रहे हैं ये काहे में यूज हो रही है? ये लिक्विड वाटर जो है उसके पार्टिकल्स को वेपोराइज करने में यूज हो रही है। यानी जब तक कि पूरा का पूरा वाटर वेपोराइज नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितनी हीट हम देंगे वो कहाँ यूज होगी? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, उनको ओवरकम करने में ही यूज होगी। ठीक, इसीलिए इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा वाटर जो है वो गैस बनकर नहीं निकल जाता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर एंड स्टीम दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, और उसी पर स्टीम बनना शुरू हो रही है ना? वाटर का जो वेपर फॉर्म है उसे स्टीम कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर और स्टीम दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर हम हीटिंग की बात करें, हीटिंग पर्पस के लिए हम किसे प्रेफर करेंगे? स्टीम यूज करेंगे या बॉइल्ड वाटर? तो अगर हमें हीट ज्यादा चाहिए है तो हम हमेशा स्टीम को ही लेंगे, क्योंकि स्टीम में जो हीट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। ऐसा क्यों है? देखिए, जब भी हम कभी वाटर से बर्न हो जाते हैं गर्म पानी से या स्टीम से बर्न हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि स्टीम के जो बर्न्स होते हैं वो ज्यादा सिवियर होते हैं एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। ऐसा क्यों? किचन में भी नॉर्मली हम काम करते हुए कभी भी स्टीम के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत तेजी से एक बहुत तेज बर्निंग सेंसेशन होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टीम जब, देखो, जब वाटर को, ये हम जानते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इतनी है ना, 22.5 इंटू 10⁵ जूल। तो हम ये जानते हैं कि वाटर जब इतनी सारी एनर्जी ले लेता है तब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो वाटर के पास ये हीट है, लेकिन जब स्टीम के कांटेक्ट में आप आते हो, स्टीम जब स्किन पे आती है तब वो कंडेंस होती है। तो जब वो कंडेंस होती है तो इतनी ही एनर्जी को वो लिबरेट कर देती है, छोड़ देती है। इसलिए इसका मतलब ये है कि इतनी सारी एनर्जी इसके पास है। तो देखा जाए तो स्टीम के पास लेटेंट हीट ऑफ जो वेपोराइजेशन है वो थोड़ी ज्यादा रहती है, और इसीलिए स्टीम के बर्न ज्यादा सिवियर होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टीम क्या करेगी? जब कंडेंस होगी तो इतनी ही हीट जो उसने वाटर ने पहले एब्जॉर्ब की थी, इतनी सारी हीट को ये लिबरेट करेगी, रिलीज करेगी, तब जाके ये कंडेंस होगी। इसीलिए स्टीम में हीट ज्यादा होती है और स्टीम का हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। अब इसी प्रोसेस को अगर हम उल्टा करें, उल्टा करें मीन्स अभी हम क्या कर रहे थे? टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे बेसिकली, और क्या कर रहे थे? हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये जो गैस बन गई, अब इस गैस को अगर हम, का टेम्परेचर अगर हम लोअर करें, इसको अगर हम कूल करें, है ना, कूल करने के लिए क्या करेंगे? इसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे। जब टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा जो अभी अभी हमने पढ़ा। क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लग जाएगी, और धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और इसकी वजह से जो पार्टिकल्स तेजी से मूव कर रहे थे वो, उनकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक, फिर हम टेम्परेचर को और डिक्रीज करेंगे, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो पार्टिकल्स के बीच में रहते हैं, ये एक दूसरे को पुल कर लेंगे अपने पास,
और ये पास पास आ जाएंगे, है ना, पुल कर लेंगे, पास पास आ जाएंगे और गैस या वेपर अब कंडेंस होकर लिक्विड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। यही तो हमने पढ़ा है ना। गैसेस में क्या है, एटम्स बहुत दूर दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। जब ये पास पास आए और थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होने लगा इन्हें एक दूसरे का के प्रति, तब ये चेंज होगा लिक्विड्स में। ये जो प्रोसेस है गैस या वेपर के चेंज होने की इनटू अ लिक्विड, वापस आने की बाय कूलिंग, इज नोन एज कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन जो है वो बॉइलिंग या वेपोराइजेशन का रिवर्स कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, हमने भी देखा ही था वेपोराइजेशन में क्या हुआ, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुई और यहाँ पर गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ठीक, तो दिस इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। अच्छा, कंडेंसेशन का कोई एग्जाम्पल आपको ऐसा ध्यान आ रहा है जो आपने कहीं देखा हो? आ रहा है क्या? चलिए इसका 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। पहला हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जब भी हम वाटर हीट करते हैं, सपोज हमने पानी बॉईल किया एक यूटेंसिल में, है ना, और उसके ऊपर जैसे ही पानी बॉईल होता है उसके बाद हम उसको गैस ऑफ करके उसके ऊपर एक प्लेट जो है वो लिड लगा देते हैं। सेकंड्स बाद जब आप लिड उठा के देखेंगे तो लिड के ऊपर आपको पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। यही है कंडेंसेशन का लाइव एग्जाम्पल, क्योंकि जो स्टीम बन के बाहर जा रही थी वो एस्केप नहीं हो पाई और वो उसने क्या करा, लिड पे टकराकर और वहीं पर वो कंडेंस हो गई, यानी वो वहां पर टकराई और उसकी ये पूरी प्रोसेस हुई और वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट होकर और वापस उसी के अंदर वो गिरता जाता है। ठीक है, तो जब तक इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा कुछ देर तक ये कंडेंसेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन की। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले कि एक फिनोमेना होता है कि जिसमें एक सॉलिड को हीट करने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय डायरेक्टली गैस या वेपर स्टेट में उसके कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम एक सॉलिड को हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फर्दर हीट करते हैं तब वो अपने वेपर्स या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है और सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इनटू गैसियस स्टेट बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तब इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को सब्लिमेशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम सबने अपने घरों में देखा है और वो है कपूर। ठीक है, हम पूजा के समय जब कैम्फर जलाते हैं कपूर, वो क्या करता है, वो हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है व्हाइट कलर का, और जैसे ही हम इसको इग्नाइट करते हैं वो क्या करता है, सीधे अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है और देखते देखते खत्म हो जाता है। इट वेपोराइजेज कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि कैम्फर जो है वो सब्लिमेशन में जाता है, मतलब कि वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है बल्कि डायरेक्टली अपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसी गैसेस जो लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है, तो इस फिनोमेना को डिपोजिशन कहते हैं, डिपोजिशन या डिपोजिशन। ठीक, तो जब हम गैस को भी कूल करते हैं तो एक गैस जो है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। ये एक नॉर्मल स्टेज है, एक नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन का तरीका है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है और गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू सॉलिड फॉर्म, तब इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को डिपोजिशन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिगर है साइड में, ये फिगर बना हुआ है, ये एग्जांपल लेके चलेंगे हम इसमें। यहाँ पर ये एक पेट्री वो लेते हैं चाइना डिश, चाइना डिश में हमने लिया है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसके ऊपर हम एक इन्वर्टेड फनल यानी फनल को उल्टा करके रख देते हैं और इसका ये जो होल है यहाँ पे हम कॉटन प्लग से इसको प्लग इन कर वो कर देंगे, बंद कर देंगे और नीचे बर्नर से इसको हीट करेंगे। क्या होगा, जब हम इस सॉलिड को हीट करेंगे तो इस हीट से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में है वो इस तरह से बिल्कुल खत्म हो जाएगा या बिल्कुल कम हो जाएगा कि सॉलिड जो है, ये जो सॉलिड है अमोनियम क्लोराइड, ये डायरेक्टली अपने वेपर्स में कन्वर्ट होकर यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने इसका ये एंड बंद कर दिया है तो ये बाहर एस्केप नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, ये ऊपर वाले पोर्शन में ये जो पोर्शन है, क्योंकि ये पोर्शन इसके कंपैरिजन में कूलर पोर्शन है, ठंडा है, तो वहां पर जाने के बाद ये क्या करेगा, ये गैस फॉर्म जो है वापस सॉलिड में कन्वर्ट होके और यहाँ बाउंड्री पे, वॉल पे जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा।
अगर ये ओपन होता माउथ तो ये बाहर लिबरेट हो जाता, लेकिन क्योंकि लिबरेट नहीं है, नहीं क्योंकि हमने उसको बंद किया हुआ है, क्योंकि हमें दोनों प्रोसेसेस देखनी है। तो ये जो वेपर वापस डिपॉजिट होकर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया डिपोजिशन। तो इस एक जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने सब्लिमेशन और डिपोजिशन दोनों ही एक साथ हम देख सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर तो हमने देख लिया, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। प्रेशर का मैं ये कहूंगी कि कोई इफेक्ट नहीं होता है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में, क्योंकि दोनों ही स्टेट्स नॉन कंप्रेसिबल है। इसका क्या मतलब है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, नहीं हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि सॉलिड एंड लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है। सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं है, और लिक्विड बहुत ही नेग्लिजिबली कंप्रेस हो सकता है। क्या रीजन था इसका, क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस का प्रॉब्लम है। सॉलिड्स में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कितनी स्पेस है, पार्टिकल्स के क्लोजली अरेंज होने के कारण जो गैप्स होते हैं सिर्फ वो है, और लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा स्पेस है ना। तो हमने ये देखा था कि अगर इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे कंप्रेस करने के लिए, तो सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा, थोड़ा बहुत लिक्विड कंप्रेस होगा, है ना। और सॉलिड को अगर हम ज्यादा प्रेशर देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा। तो वही तो बात है, वही तो हो रहा है यहाँ पे, हम प्रेशर ही तो दे रहे हैं। तो जब हम प्रेशर चेंज करेंगे, जब हम प्रेशर इस पे देंगे, तो लिक्विड और सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा, ठीक। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि गैस कंप्रेसिबल है। क्यों है, क्योंकि गैस में क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, और जब उन्हें हम कंप्रेस करते हैं तो उनके पास बहुत स्कोप होता है कंप्रेस हो जाने का, पास पास आ जाने का। इसीलिए गैसेस जो है वो कंप्रेस हो जाती है, पास पास आ जाती हैं, और अल्टीमेटली गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू लिक्विड, ठीक। अगर आप गैस को कंप्रेस करते हो, इसको ऊपर प्रेशर डालते हो और टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हो, तो गैसेस कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड में। क्यों, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स दूर दूर हैं वो थोड़े पास पास आ जाते हैं, उनमें गैप कम रहता है और वो लिक्विड हो जाते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि इसी प्रॉपर्टी का यूज कहाँ होता है, एलपीजी सिलेंडर्स में, जहां लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी पेट्रोलियम गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल कर देते हैं, तो वो लिक्विड के फॉर्म में उसमें फिल हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब उसे हम अटैच करके कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, तो जब वो रेगुलेटर से जब वो बाहर आती है तो वो गैस के फॉर्म में बाहर आती है, ठीक। एक और एग्जांपल है यहाँ पर ड्राई आइस। अब ये ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। इसे अंडर हाई प्रेशर स्टोर किया जाता है, और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है अगर इसका टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसकी यही प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। यस, कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड कार्बन जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो नॉर्मली हमारी वो कार में भी हम रखते हैं, छोटा सा घरों में भी जो स्मॉल फॉर्म में रहता है रेड कलर का, उसके अंदर जो है वो ड्राई आइस यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड रहता है, ठीक। और उसकी प्रॉपर्टी है कि वो फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को का सप्लाई कट ऑफ कर देता है, या ये कहेंगे कि ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। वो ऑक्सीजन जो कि एक फायर को कैरी ऑन करने के लिए जरूरी होता है। तो जब ऑक्सीजन को वो रिप्लेस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आग जो है वो अपने आप बुझ जाती है। हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन। देखते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर ये कभी भी रेस्ट पे नहीं होते हैं, है ना। हम जानते हैं कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है अलग अलग अमाउंट की, और ये कंटिन्यूसली इस वजह से मूव करते रहते हैं, ठीक। हम ये भी जानते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते हैं, इस कैटेगरी में वो नहीं आता है सॉलिड। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के पास स्पेस ही नहीं है मूव करने के लिए, वो एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, ठीक। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी दूर हैं, इसलिए मूव करते हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। और गैसेस में क्या होता है, मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो बात करेंगे हम एक लिक्विड की। अगर हम एक लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर देने की वजह से इसके पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है ऑलरेडी वो बढ़ जाएगी, है ना। और पार्टिकल्स जो है वो यहाँ वहां मूव करने लगेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है
कि थोड़ी देर हीट करने के बाद अट्रैक्शन जो है उसको ये हीट एनर्जी जो है वो ओवरकम कर लेगी और इन पार्टिकल्स का जो इनके सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं इनके जो एक अटैचमेंट या अट्रैक्शन है वो ब्रेक ऑफ हो जाएगा और ये आसानी से वेपोराइज हो जाएंगे, है ना। ये वाले जो कुछ जो रहेंगे एटम्स वो गैस के फॉर्म में निकल जाएंगे, सरफेस को छोड़ देंगे। ये प्रोसेस जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है इनटू वेपर किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बॉइल होने के पहले पहले, बॉइलिंग पॉइंट के पहले पहले जब भी वाटर जो है या लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, कन्वर्ट होता है इनटू इट्स वेपर, तो इसको वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन कहते हैं। तो पॉइंट ये है कि इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन बेसिकली एक सरफेस फिनोमेना है। क्यों कहेंगे हम सरफेस फिनोमेना? क्योंकि इवेपोरेशन हम देखेंगे कि ये सरफेस पे ही होता है। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ही इवेपोरेट होते हैं। जो मॉलिक्यूल डीप डाउन है ये इवेपोरेट नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में इधर उधर हर डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। हमने इन्हें हीट करना शुरू करा तो मूवमेंट बढ़ गई यानी स्पीड बढ़ गई, इसीलिए हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। और अब ये क्या करेंगे, या रैंडमली एक दूसरे से टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। इन कोलिजन की वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग स्पीड से मूव करने लग जाएंगे और उनके पास अलग अलग अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो मैं ये कहूंगी कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो अंदर हैं, सरफेस में नहीं है, उनके पास चारों तरफ से वो अट्रैक्शन फील करेंगे। बाकी मॉलिक्यूल्स उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्शन कहाँ से फील करेंगे? सिर्फ अंदर की तरफ से, नीचे की तरफ से। तो जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं वो उन्हें अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर देते जाएंगे इनको, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल्स है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, हीट एनर्जी इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगी और जो सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप हो जाएंगे, वो गैस में कन्वर्ट होकर निकल जाएंगे, ठीक। अब फिर वो निकल गए, अब फिर जो दूसरे मॉलिक्यूल्स ऊपर आके उनकी जगह ले लेंगे, अब उनके साथ भी यही फिनोमेना होगा। अब वो भी हीट हो रहे हैं, धीरे धीरे उनका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाएगा और ये हीट एनर्जी जो हम दे रहे हैं ये उसको ओवरकम कर देगी अट्रैक्शन को, और जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। और इस तरह से ये प्रोसेस चलती जाती है। अंदर के मॉलिक्यूल्स ऊपर आते जाते हैं अगर हम कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं तो, ठीक। तो धीरे धीरे अंदर के मॉलिक्यूल्स जो नीचे हैं वो ऊपर ऊपर आते जाते हैं और ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस में वो इवेपोरेट होते जाते हैं, यानी सरफेस से एस्केप होते जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से अगर हम कंटिन्यू हीट देते रहेंगे रहेंगे सपोज, तो सारा का सारा वाटर जो अगर सपोज हमने बीकर में लिया है तो वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। नॉर्मली जो हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, आपने पढ़ा हुआ है आई थिंक क्लास 7 में, तो वाटर साइकिल में हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी वाटर बॉडीज है उनके सरफेस से इवेपोरेशन होता है और फिर बाद में वो इवेपोरेशन बाद में कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है और इस तरह से वाटर साइकिल जो है वो चलती है। तो वहां पर क्या है, क्योंकि बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, पूरा वाटर तो इवेपोरेट हो नहीं सकता है ना, तो सिर्फ सरफेस सरफेस से इवेपोरेशन होता है, वो भी दिन में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। और पहला जो लेंगे वो है कि रेट ऑफ evaporation increases with increasing the surface area since it is a surface phenomena। ये तो हम पहले से जानते हैं कि ये सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होते हैं, तो जाहिर है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा किसी भी चीज का उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल भी आप पानी एक कप में छोड़ दीजिए और एक प्लेट में रख दीजिए, सॉसर में, भाई किसका पानी जल्दी इवेपोरेट होगा? ऑफ कोर्स प्लेट का, क्योंकि प्लेट क्या है, प्लेट में जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा है और ये सरफेस फिनोमिना है, तो वहां पे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो ज्यादा होगा, यानी उसका पानी जल्दी इवेपोरेट होगा एज कंपेयर टू कप, ठीक। फिर है सेकंड पॉइंट, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग
द टेम्परेचर। क्यों? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। अगर हम थोड़ा सा अगर गर्म कर दें, पानी को हीट करें, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा और जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगा, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो तेजी से इधर उधर भागेंगे। ठीक है, जब तेजी से इधर उधर भागेंगे तो वो सरफेस पर आएंगे। सरफेस पे आने से वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फील करते हैं, वो जाहिर बात है कम हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल्स लगा पाएंगे, ऊपर इनके कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। ठीक, तो ये फिर तेजी से इवेपोरेट होते जाएंगे, सरफेस पे आएंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे, फिर नए मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आएंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ये हमेशा याद रखिए कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम रहेगा। ऐसा क्यों है? पहली बात तो ये है कि ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी यानी एयर में नमी का प्रेजेंट होना। नमी का होना यानी वाटर वेपर का प्रेजेंट होना। तो अगर एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर है ना, तो ये और ज्यादा वाटर वेपर नहीं ले पाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई एयर की प्रॉपर्टी है कि वो एक सर्टेन अमाउंट ही ऑफ वाटर वेपर ही होल्ड कर सकती है। तो अगर इसमें ऑलरेडी वाटर वेपर है तो ये थोड़ा बहुत ही वाटर वेपर और ले पाएगी, इसीलिए इवेपोरेशन कम कम होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। इसीलिए आप देखेंगे जो जब भी हम कपड़े वॉश करते हैं और उनको सूखने के लिए जैसे बाहर डाल देते हैं सपोज बालकनी में, तो कपड़े सूखते कैसे हैं? क्लोथ्स कैसे ड्राई होते हैं? ये ड्राई होते हैं बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इन कपड़ों में जो भी वाटर है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता है और क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं। यही रीजन है कि बारिश के दिनों में क्लोथ्स बहुत लंबा टाइम लेते हैं ड्राई होने में एज कम्पेयर टू इन समर सीजन। समर सीजन में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है, धूप ज्यादा रहती है। ठीक है, तो बारिश में क्या होता है, ऑलरेडी क्योंकि एयर में वाटर वेपर है, एयर ह्यूमिड है, इसलिए बहुत ज्यादा वाटर वेपर वो होल्ड नहीं कर पाती है और इसीलिए जो कपड़े हैं वो बहुत देर बाद क्या होते हैं, ड्राई आउट होते हैं। ठीक, फिर लास्ट जो फैक्टर है वो है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द विंड स्पीड। अब भाई विंड स्पीड से इसका क्या रिलेशन है? विंड की स्पीड से अगर हवा बहुत तेजी से चल रही हो, विंड की स्पीड ज्यादा हो तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा और यही जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे बहुत कम टाइम में। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो भी एयर में वाटर वेपर आएगा वो एयर जो है तुरंत रिप्लेस हो जाएगी नई फ्रेश एयर से, है ना, जिसमें वाटर वेपर नहीं है या ना के बराबर है। तो फिर क्लोथ्स जो है वो से जो वाटर वेपर इवेपोरेट होगा, जो निकलेगा, वो एयर में आता जाएगा और एयर रिप्लेस होती जाएगी फ्रेश एयर से। तो इस तरह से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि एयर में जो वाटर वेपर आया है वो एयर जो है वो रिप्लेस हो गई नई फ्रेश एयर से, तो अब उसके पास और कैपेसिटी होगी वाटर वेपर को होल्ड करने की। इस तरह से विंड जो है वो चलती जाएगी और इस तरह से एक प्रोसेस चलता जाएगा और क्लोथ्स बहुत कम टाइम में जो है वो ड्राई आउट हो जाएंगे। ठीक, बात करते हैं कि क्या इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। द आंसर इज यस, इवेपोरेशन से एक कूलिंग इफेक्ट आता है। क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन यूजेस एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। इवेपोरेशन की प्रोसेस पार्टिकल्स की एनर्जी को यूज कर लेता है। तो पार्टिकल क्या करते हैं, सराउंडिंग्स की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, और जब वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले लेते हैं तो जाहिर बात है कि सराउंडिंग की जब हीट कम हो गई तो वो कूल हो जाएगा, है ना। तो जब भी इवेपोरेशन अगर ज्यादा होता है तो क्या होता है, जो एयर के पार्टिकल्स है ना, वो क्या करते हैं, एयर के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स कह लीजिए आप, क्या करते हैं कि ये उनके सराउंडिंग्स में जितनी भी हीट है उसको एब्जॉर्ब करके ये जो है इवेपोरेट हो जाते हैं। और जब ये हीट एनर्जी ले लेंगे सराउंडिंग में से तो जाहिर बात है कि सराउंडिंग जो है वो कूल हो जाएगी, है ना। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर हम एसीटोन जो हमारे लैब में मिलता है, एसीटोन नेल पॉलिश में भी होता है, तो जब हम एसीटोन की एक ड्रॉप अगर पाम पे डालते हैं अपने हाथ पे, ठीक है, तो हमें क्या लगता है, हमें ठंडा ठंडा फील होता है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं एसीटोन के,
एनर्जी ले लेते हैं हमारे पाम की, ठीक है, और इवेपोरेट हो जाते हैं सराउंडिंग में, और उनके इवेपोरेशन होने से हमारी जो स्किन है उस पर कूलिंग इफेक्ट आ जाता है और हमें ठंडा ठंडा लगता है। ठीक, इसी तरह से अगर गर्मियों में हम खेतों पे जाकर क्या करते हैं, पानी वाटर स्प्रिंकल करते हैं। वाटर स्प्रिंकल क्यों करते हैं, इसके पीछे भी यही रीजन है कि जब आप वाटर स्प्रिंकल करोगे तो छत जो धूप में गर्मी में गर्म हो गई है, क्या करेगी ये, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा वाटर और इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट हो जाने के बाद उस छत पर यानी जो ग्राउंड है उस पर एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ देगा। और यही रीजन है कि गर्मियों में हम, हमारा जो आंगन होता है, बाहर कॉरिडोर वगैरह होता है जहाँ धूप आती है दिन भर, है ना, तो वहां पर हम शाम में क्या करते हैं, थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि ये कूलिंग इफेक्ट आए, ठंडा फील हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कप से हॉट कॉफी या टी सिप करने की कोशिश करते हैं तो कप में टी जो है वो बहुत हॉट रहती है, इसी टी को अगर हम सॉसर में डाल के पीने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, इस सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है, जब सरफेस ज्यादा है तो जल्दी जल्दी वो इवेपोरेशन होगा, जब इवेपोरेशन होगा तो सॉसर में जो टी है वो क्या होगी, कूल होगी, क्योंकि एयर क्या करेगी, ये जो सॉसर में जो हीट है उसके पार्टिकल्स इस हीट को लेकर और इवेपोरेट हो जाएंगे और पीछे कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाएंगे, तो इसलिए ये ठंडी होती जाएगी और इसको ड्रिंक करना बहुत इजी होगा, है ना। यहीं पर एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, और क्वेश्चन है व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हमें गर्मियों में कॉटन के ही क्लोथ्स क्यों पहनना चाहिए। इसका आंसर है कि वी पर्सपायर मोर इन समर्स, समर्स में हमें पसीना आता है, ज्यादा आता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे स्वेट हमारी बॉडी से एवेपोरेट होता है, जो पसीना आता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी हीट के कारण बॉडी हीट ले लेता है और इवेपोरेट हो जाता है टू द एयर, और इन टर्न हमारी बॉडी को क्या कर देता है, बॉडी को हमारी कूल कर देता है। तो जब हमें पसीना आता है उसके थोड़ी देर बाद हमें ठंडा ठंडा फील होता है क्योंकि हमारी बॉडी से थोड़ी हीट निकल जाती है और बॉडी को कूल रखता है। ठीक, कॉटन जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है स्वेट का, नॉर्मली वो अच्छा एब्जॉर्बर है, पानी भी अच्छा एब्जॉर्ब करेगा। तो कॉटन के क्लोथ जब हम पहनते हैं तो जो भी हमारी बॉडी में स्वेट आता है बार बार समर्स के दिनों में, वो जो है कॉटन वो इस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके क्या करता है, उसको एटमॉस्फेयर में लिबरेट कर देता है, और हर बार वो क्या करता है, थोड़ी सी हीट हमारी बॉडी से ले जाता है और इन टर्न हमें कूल कर देता है, इट कीप्स अस कूल। दैट इज वाई समर में हमेशा कॉटन के क्लोथ्स पहनना चाहिए बजाय सिंथेटिक के, क्योंकि सिंथेटिक क्लॉथ में ये क्वालिटी नहीं होती है, दे आर नॉट गुड एब्जॉर्बर्स, तो इसलिए वो ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और जब ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा बल्कि हमें गर्मी लगती रहेगी पूरे टाइम। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, व्हाई डज वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। यही एग्जांपल है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस नहीं किया था जानबूझकर, क्योंकि ये हम बाद में डिस्कस करने वाले थे। देखिए, एक ग्लास लिया हमने, चाहे वो ग्लास आप कांच का ले लीजिए या स्टील का ले लीजिए, और उसमें हमने वो डाल दिया बर्फ, आइस डाल दिया या आइस कोल्ड वाटर डाल दिया, क्या देखेंगे हम देखेंगे कि इसके सरफेस पर क्या हो जाएगा, पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाएंगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि वाटर वेपर जो एयर में है वो कांटेक्ट में आता है कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर से, वाटर के, और अपनी एनर्जी लूज कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते ही वो वहां पर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें दिखाई देता है ना। तो यही ये कंडेंसेशन का एक और एग्जाम्पल है, एक हमने पहले पढ़ा था और ये दूसरा हमने अब पढ़ा है। ठीक, ये दोनों कंडेंसेशन के एग्जाम्पल हैं। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ये पूरा कंप्लीट होता है। सभी टॉपिक्स हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर नहीं हुए हैं आपको क्लियर तो डेफिनेटली आप अपना डाउट पुट अप कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, और मैं उसका क्वेश्चन आपको आंसर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।